हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चैटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं मेरे चैनल में। आज एक न्यू टॉपिक के साथ हम लोग मीट कर रहे हैं। आज का टॉपिक इनकम टैक्स में के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। तो दोस्तों आज टीडीएस को लेकर के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो मेरा मेरा आने वाला है उसमें डिटेल डिस्कशन हर एक टॉपिक को लेकर के हम लोगों को करना है। तो क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आप जहाँ पे जॉब करते हो सैलरी मिलता है तो टीडीएस कट जाता है। तो ये टीडीएस होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड टीडीएस। तो दोस्तों हम लोग उसी को लेकर के आज डिस्कशन करना चाहते हैं। तो टीडीएस का ये जो कंसेप्ट है दोस्तों, ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ पेमेंट किया, जो कुछ पैसा दिया। मिस्टर वाई के लिए वो इनकम हो गया, ठीक है। अब कोशिश ये मिस्टर वाई जनरली हर एसएससी मतलब बहुत सारे एसएससीज ऐसी कोशिश करते हैं कि इनकम को छुपा लिया जाए, इनकम को सप्रेस कर दिया जाए, ठीक है, या एक्सपेंसेस को बढ़ा करके दिखाया जाए। इससे क्या होता है, जो आपका टैक्सेबल बिजनेस इनकम है वो लोअर डाउन हो जाता है, वो कम हो जाता है और आपको कम अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो इससे रेवेन्यू को लॉस होता है, सरकार को लॉस होता है, टैक्स रेवेन्यू जो उसको कलेक्शन होने वाला था वो नहीं हो पाता है। इस प्रैक्टिस को बंद करने के लिए ये कंसेप्ट सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के अंतर्गत सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया है पेयर के ऊपर, मतलब जो पे करेगा, जो पैसा देगा, उसको बोला गया है कि आप एक सर्टेन रेट से आप क्या करिएगा, टैक्स पहले ही काट लीजिएगा, काट के आप दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करिएगा। जैसे मेरे एग्जांपल में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मान लीजिए 10,000 रुपीज़ दिए। 10,000 रुपीज़ के ऊपर सपोज टीडीएस एप्लीकेबल इज एट द रेट ऑफ 10%। तो 10,000 का 10% 1,000 रुपया होता है, ये मिस्टर एक्स पहले ही काट लेंगे, ठीक है। 10,000 में से 1,000 माइनस करने के बाद 9,000 रुपीज़ वो मिस्टर वाई को पैसा देंगे। मिस्टर वाई अब क्या कर सकते हैं, मिस्टर वाई को जब पेमेंट मिलेगा तो उनको टैक्स इवेजन करने का या टैक्स अवॉइडेंस करने का उनके पास ज़्यादा जो ऑप्शंस है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि उनका टैक्स पहले ही कट चुका है। अब मिस्टर एक्स का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो जो टैक्स डिडक्ट किए हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट के पास जमा कर दें विद इन अ सर्टेन डेट, ठीक है। तो हम लोग इसको लेकर के आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये किन किन चीज़ों के ऊपर ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है और इससे रिलेटेड जो बेसिक नियम कानून है, आज के वीडियो में मैं बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का कंसेप्ट क्या है, हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आप लोग देख पा रहे हो। फर्स्ट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेयर ऑफ इनकम टू डिडक्ट TDS at the time of making payment or at the time of credit to the account of the payee, whichever is earlier। मतलब जो पेयर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स, वो पेमेंट करते समय, पेमेंट ऑफ इनकम करते समय टैक्स काट लेगा, टैक्स डिडक्ट कर लेगा, और या तो उस पेमेंट करते समय या जो अकाउंट ऑफ द पेई है उसको क्रेडिट करते समय, विच एवर इज अर्लियर। तो अकाउंट ऑफ द पेई को क्रेडिट करते समय, इस वर्ड का क्या मतलब है, इस जगह का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब वो लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेगा, एक्रूअल कंसेप्ट के आधार पे आप या तो पेमेंट करो तब भी आप उसको एज एन, या फिर आप जो जब भी आपके ऊपर लायबिलिटी अराइज करेगा कोई भी अमाउंट को पे करने का, उसको हम लोग एक्सपेंस मानेंगे। तो जब भी आप कोई चीज़ को एक्सपेंस मान रहे हो, जब भी आप लायबिलिटी के हिसाब से कोई चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है, ताकि एक्रूअल कंसेप्ट को ध्यान में रखा जाए। तो जब आप किसी भी पेई को पेमेंट करने जा रहे हो, या तो उस समय या उसके अकाउंट को क्रेडिट करते समय आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो अर्लियर डेट होगा उस डेट में आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लेना है। सेकेंड क्या कह रहा है, सच टीडीएस मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट विद इन 7 डेज ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ठीक है। मतलब ये जो टीडीएस आपने डिडक्ट किया, ये नेक्स्ट मंथ का, जिस मंथ में आपने टीडीएस डिडक्ट किया उस मंथ के बाद
नेक्स्ट मंथ का 7 तारीख के अंदर अंदर आपको जनरली ये जमा करना है, जनरली, ठीक है। जो डिफरेंट डेट्स होंगे जब तक आपको टीडीएस जमा करना है नहीं करना है, उसको लेकर के हम लोग डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने अप्रैल महीना में टीडीएस डिडक्ट किया किसी भी व्यक्ति का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मई मंथ का 7 तारीख के अंदर अंदर, 7 ऑफ मई के अंदर अंदर जो टीडीएस आपने डिडक्ट किया है उस टीडीएस को आपको सरकार को पे करना पड़ेगा, जमा करना होगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि द डिडक्टर विल इशू अ टीडीएस सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द पेयी who can claim deduction for the TDS at the time of filing his return of income। मतलब मिस्टर एक्स जैसे मिस्टर वाई को पे करते समय 1000 रुपीज़ TDS काट लिए थे, तो मिस्टर एक्स को क्या करना होगा, एक TDS सर्टिफिकेट देना होगा, एक रसीद देना होगा कि आपका टैक्स हमने काट लिया है, 1000 रुपीज़ आपका डिडक्ट कर लिया है। इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे मिस्टर वाई जब अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे तो वो जो 1000 रुपीज़ उनका डिडक्ट हो गया है उसका उनको क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट मिल जाएगा का मतलब सपोज मिस्टर वाई का टोटल टैक्स आ रहा है 5000 रुपया, तो ये माना जाएगा कि 1000 रुपीज़ तो पहले ही जमा हो चुका है, ठीक है। मिस्टर एक्स के भी मिस्टर वाई के भी में मिस्टर एक्स ने तो पहले ही जमा कर दिया है, तो 5000 में से 1000 माइनस करके 4000 रुपीज़ उनका नेट अमाउंट बच रहा है, दैट इज द अमाउंट ऑफ द टैक्स दैट इज पेएबल। तो 4000 रुपीज़ ही उनको खाली पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि टीडीएस चैप्टर इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ठीक है। टीडीएस चैप्टर में हर तरह का पेमेंट्स इंक्लूडेड नहीं है, आप हर तरह का पेमेंट्स को यहाँ पे कवर्ड नहीं किया गया है, सिर्फ जो चुनिंदे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो उन पॉइंट्स के जो टीडीएस चैप्टर में कवर्ड है, बस उन पॉइंट्स को लेकर के टीडीएस का कंसेप्ट है, हर पॉइंट के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। तो आइए देखते हैं किन किन पॉइंट्स के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है। सबसे पहले आप लोग जानते ही हो टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन सैलरी। टीडीएस सैलरी के केस में एप्लीकेबल होता है। किस केस में एप्लीकेबल होता है, जब सैलरी पेमेंट एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ठीक है। अगर आप 115 BAC को आपने ऑप्ट नहीं किया है, तो न्यू टैक्स रेजिम जो है उसको आपने ऑप्ट नहीं किया है, तो ओल्ड टैक्स रेजिम के मुताबिक 2.5 लाख रुपया तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2.5 लाख रुपया से लेकर के आपकी इनकम जब 2.5 लाख को क्रॉस करेगा, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में रहेगा, तो आपको एट द रेट ऑफ 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता जाएगा, टैक्स रेट्स इंक्रीज होता जाएगा। तो एग्जैक्टली जिस रेट से आपका टैक्स इंक्रीज होता जाएगा उसी रेट से पेयर ऑफ इनकम यानी कि आपके एम्प्लॉयर भी टैक्स को डिडक्ट करता जाएगा और उसका जो है आपके बिहाफ में गवर्नमेंट को जमा करता चला जाएगा। तो इसके बाद टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर मान लीजिए कि आप किसी कंपनी का डिबेंचर्स वगैरह खरीद लिए हो, तो उस कंपनी का एज अ डिबेंचर होल्डर वो कंपनी आपको आप डिबेंचर होल्डर बन चुके हो, तो वो कंपनी एज अ डिबेंचर होल्डर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा, क्योंकि डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इसी केस में एप्लीकेबल है, जब आप सिक्योरिटीज होल्डर हो, और तो जो कंपनी है वो आपको जब इंटरेस्ट देगा उस समय आपका टीडीएस कटेगा और वो होगा अंडर सेक्शन 193। इसके अलावा टीडीएस ऑन कमीशन, अगर आपको किसी भी तरह का कमीशन पेमेंट मिल रहा है तो टीडीएस उसमें एप्लीकेबल है, टीडीएस कट के आपको पेमेंट आएगा अंडर सेक्शन 194D। इसके अलावा टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स के केस में भी टीडीएस जो है यहाँ पे एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर्स। तो अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से कुछ काम वाम करवा रहे हो, ठीक है, तो इन दैट केस अगर वो कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर अगर इंडिविजुअल या HUF है, तो इन दैट केस एट द रेट ऑफ 1% जितना आपको पेमेंट करना है उसके ऊपर 1% रेट से आपको टीडीएस काटना है। और अगर वो अदर देन इंडिविजुअल और HUF सब कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर है, तो टीडीएस एट द रेट ऑफ 2% आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल डिस्कशन हम लोग इन सेक्शंस के केस में हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग करेंगे। अच्छा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट होता है वो अमाउंट जहां तक पे करने पर आपको टीडीएस काटना नहीं है, ठीक है। उस अमाउंट को जैसे ही वो एक्सीड करेगा तब आपको टीडीएस काटना है।
तो इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, अगर सिंगल पेमेंट जो है वो अगर 30,000 रुपीज तक है, ठीक है, 30,000 रुपया तक है, तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। 30,000 रुपया से जैसे ही वो एक्सीड करेगा, ठीक है, 31,000 होगा, 32,000 होगा, सिंगल पेमेंट एक बार में अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो 30,000 से जैसे ही वो एक्सीड करेगा तो आपको 1%, 2% या अदर रेट्स जो भी हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे उस रेट से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अच्छा, अगर पूरे साल भर में छोटे छोटे पेमेंट्स आप अलग अलग टाइम पे कर रहे हो और वो सारे पेमेंट्स अगर 1 लाख रुपीस के अंदर है तो आपको टीडीएस यहाँ पे नहीं काटना है। 1 लाख रुपीस से जैसे ही ज्यादा होगा तो आपको टीडीएस यहाँ पे एप्लीकेबल है। दोनों कंडीशन आपको समझना पड़ेगा। सिंगल पेमेंट शुड नॉट एक्सीड 30,000 रुपीज, ठीक है, एंड एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेमेंट, सम टोटल ऑफ ऑल द पेमेंट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज अगर आप टीडीएस से बचना चाहते हो तो। अगर सिंगल पेमेंट 30,000 को या तो क्रॉस कर जाए या सम टोटल ऑफ ऑल द स्मॉल पेमेंट्स अगर वो 1 लाख रुपीज को क्रॉस कर जाएगा तो आपका टीडीएस, अगर आप इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर हो तो टीडीएस विल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 1%, और अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ सब कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर हो तो एट द रेट ऑफ 2% आपका कटेगा। अगर जो टीडीएस डिडक्टर है वो अगर देख रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर का पैन उसके पास अवेलेबल नहीं है, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, अगर वो इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट ने ये भी नियम लगाया है, एप्लीकेबल किया है कि टीडीएस एट द रेट ऑफ 20% काटा जाएगा। तो ये इस चीज को इनकरेज करेगा कि सारे लोग पैन के लिए अप्लाई करें, ताकि पैन जिसके पास रहेगा उसके लिए टीडीएस सिर्फ 1 या 2% के हिसाब से ही कटेगा। पैन इंफॉर्मेशन नहीं होने पर 20% रेट से टीडीएस डिडक्टेबल होगा। अगला पॉइंट है, अच्छा, ये टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट के केस में सेक्शन 194C के मुताबिक होगा। टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ फीस फॉर टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज अंडर सेक्शन 194J, ठीक है। 194J के मुताबिक भी आप अगर किसी से टेक्निकल सर्विस ले रहे हो या प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हो तो आपको पेमेंट करते समय आपको टीडीएस काट के पेमेंट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194J। टेक्निकल सर्विस के केस में टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% इज एप्लीकेबल, और प्रोफेशनल सर्विसेज के केस में टीडीएस एट द रेट ऑफ 2% इज एप्लीकेबल, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विस के ऊपर आप जब पेमेंट करोगे तो आपको 2% रेट से टीडीएस काटना है, और अगर आप टेक्निकल सर्विस के केस में पेमेंट कर रहे हो तो एट द रेट ऑफ 1% टीडीएस एप्लीकेबल है। इसके अलावा टीडीएस ऑन डिविडेंड्स सेक्शन 194, अगर आपको कहीं से भी किसी भी कंपनी से डिविडेंड इनकम का प्राप्ति हो रहा है तो आपको कंपनी डिविडेंड देते समय टीडीएस काट के पेमेंट करेगा अंडर सेक्शन 194। इसके अलावा नेक्स्ट है टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस अंडर सेक्शन 194B एंड अंडर सेक्शन 194BB। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, जो हॉर्स रेसेस वाला सिचुएशन है वहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट डाला गया है। देयर इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ, अगर हॉर्स रेस से आपको जो इनकम हुआ है वो अगर 5,000 रुपीज के अंदर है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर 5,000 रुपीज को क्रॉस कर रहा है तो वहां पे जो है आपको टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन बाकी केसेस में विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, वो सब केसेस में देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर आप कुछ भी कमाओगे तो फ्रॉम लॉटरीज, फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स एटसेट्रा, तो आपका टीडीएस कट के ही आपको मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट इज टीडीएस in respect of LIC policy section 194DA सब्जेक्ट टू सेक्शन 1010D। दोस्तों LIC पॉलिसी मैच्योर होने पर जो आपको पेमेंट रिसीव होता है LIC कंपनी से, ज़्यादातर केसेस में वो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है अंडर सेक्शन 1010D। लेकिन कुछ केसेस में सेक्शन 1010D एप्लीकेबल नहीं है। वहाँ जहाँ सेक्शन 1010D का एग्जेम्पशन SSC के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ वो टैक्सेबल इनकम बन जाएगा SSC के लिए, और उस पर्टिकुलर केस में जो भी पेयर ऑफ इनकम होगा यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, वो लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट करते समय वो टीडीएस काट के ही आपको पेमेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टीडीएस ऑन नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशंस
अगर कोई नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, सपोज मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी इंडिया में क्रिकेट खेलने के लिए आता है और उसको कुछ भी पेमेंट, कोई भी पेमेंट उसको रिसीव करता है, तो उसको टीडीएस काट के पेमेंट करना है। और अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को आपको पेमेंट करना है, तो वो हो गया स्पोर्ट्स एसोसिएशन, तो वहां पे भी आपको टीडीएस काट के ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा टीडीएस ऑन रेंट अंडर सेक्शन 194I, तो टीडीएस ऑन रेंट जो है यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, दैट इज 2,40,000 रुपीज। अगर आप 2,40,000 रुपीज से ज्यादा रेंट का पेमेंट किसी भी बिजनेस पर्पज के लिए आप अगर किसी भी व्यक्ति को कर रहे हो, तो आपको टीडीएस काट के पेमेंट करना पड़ेगा। 2,40,000 रुपया थ्रेशोल्ड लिमिट है। 2,40,000 से कम पेमेंट करोगे साल भर में तो आपको कोई टीडीएस नहीं काटना है। 2,40,000 जैसे ही क्रॉस करेगा तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा टीडीएस ऑन एक पॉइंट यहाँ पे छूटा है, दैट इज टीडीएस ऑन पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड अंडर सेक्शन 194IA। अगर आप अपना एग्रीकल्चरल लैंड छोड़ करके कोई भी दूसरा एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड और बिल्डिंग और बोथ, वो अगर आप ट्रांसफर करते हो ड्यूरिंग द ईयर, मतलब बेचते हो, और उससे अगर आपको कोई कैपिटल गेन्स रिसीव होता है, तो जो भी पेयर ऑफ इनकम है, वो जब आपको कैपिटल गेन्स का अमाउंट का पेमेंट करेगा, जो पैसा देगा आपको, सेल कंसिडरेशन का पेमेंट करेगा, तो वो टीडीएस काट करके ही आपको पेमेंट करेगा अंडर सेक्शन 194IA। यहाँ पे जो अमाउंट है वो है 50 लाख रुपीज। 50 लाख रुपीज से ज्यादा अगर ड्यूरिंग द ईयर आपको मिल रहा है, 50 लाख के अंदर मिलेगा तो आपको कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 50 लाख से जैसे ही क्रॉस करेगा ये अमाउंट तो आपका टीडीएस कट के आपको मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194LA। तो गवर्नमेंट कभी कभी क्या करता है, राष्ट्रहित में नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके किसी व्यक्ति का, किसी एसएससीज का पर्सनल प्रॉपर्टी को कंपल्सरीली एक्वायर करता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स का कोई घर था, वो अगर रेलवे, उसके ऊपर से अगर रेलवे ट्रैक्स बिछाने वाला था गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, मिस्टर एक्स से उस जमीन को खरीद लेगा। तो जब वो पेमेंट करेगा इट विल बिकम अ कंपनसेशन, उसको हम लोग कंपनसेशन बोलेंगे। तो कंपनसेशन का पेमेंट करते समय आपका टीडीएस जो है वो आपको काट के दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी अमाउंट है 2.5 लाख रुपये। 2,50,000 रुपीज तक का कंपनसेशन पेमेंट करने पर कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। और अगर 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का वो पेमेंट करेगा, आपको कंपनसेशन देगा, तो टीडीएस आपका कट के आपको मिलेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था दोस्तों। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा आने वाला है। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग बैंक में एफडी कराए हुए हो, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह के लिए कराए हुए हो, वहाँ से अगर आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, तो उस केस में भी टीडीएस एप्लीकेबिलिटी अराइज करेगा। कोई भी इंटरेस्ट इनकम रिसीव करने पर टीडीएस एप्लीकेबिलिटी अराइज करता है, वो टीडीएस डिडक्टिबल होता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन के मुताबिक 194A के मुताबिक, दैट इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 194A। तो इस केस में भी देयर इज अ लिमिट, ठीक है, यहाँ पे भी एक लिमिट है। अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपीज़ का थ्रेशोल्ड लिमिट है। 50,000 रुपया तक अगर उनको कोई भी इंटरेस्ट का प्राप्ति हो रहा है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 50,000 रुपया से ऊपर जैसे ही भागेगा इंटरेस्ट का अमाउंट, तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। अदरवाइज, ठीक है, 5,000 रुपीज़ का नॉर्मल लिमिट इज 5,000 रुपीज़, ठीक है। और सब मतलब सिंगल अकाउंट के सिंगल सोर्स से अगर आपको मिल रहा है तो 5,000 रुपीज़, और फ्रॉम ऑल द डिफरेंट ब्रांचेस, फ्रॉम ऑल द डिफरेंट सोर्सेज से जो टोटल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो अगर 10,000 रुपीज़ को एक्सीड कर रहा है, 10,000 रुपया को जैसे एक्सीड करेगा तो इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। 10% टीडीएस काट के ही आपको यहाँ पे जो है
पेमेंट आपको रिसीव होगा। तो आई होप आप इन्फॉर्मेशन आपका क्लियर है। ज़्यादातर केसेस में आप देखिएगा जो टीडीएस का जो रेट्स हैं, ठीक है, जो रेट्स मैंने आपको मेंशन किया था 1% 2%, उसके अलावा ठीक है ज़्यादातर केसेस में टीडीएस का जो जनरल रेट है वो है 10% रेट से टीडीएस एप्लीकेबल होता है, चाहे वो कमीशन हो चाहे वो कोई और पेमेंट्स हो। जो भी मैंने मेंशन किया उन केसेस को छोड़ करके बाकी जनरल केसेस में टीडीएस इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 10%।